Hello and welcome to VLearn. This is session number 17 of economics. In this session, we are going to cover introduction, nature of economics laws, methods of economics analysis, deduction, induction, microeconomic analysis, and microeconomic and macroeconomic analysis. Let us first understand the meaning of economic analysis. Well, economic analysis is concerned with how an economy works, the formulation of economic laws, the methods of economic inquiry, and the different approaches to economics. इकोनॉमिक एनालिसिस में ज़्यादातर हमें देखना होता है कि किस तरह से एक इकोनॉमी काम करती है, किस तरह से उसके इकोनॉमिक लॉज बनते हैं, क्या मेथड्स होते हैं जो इकोनॉमिक इंक्वायरी के काम आते हैं और क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं इकोनॉमिक्स की. इसकी दो ब्रांचेस होती हैं. जनरली द इकोनॉमिक एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज. इकोनॉमिक लॉज आर हाइपोथेटिकल इन नेचर. बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल होते हैं, इस तरह के होते हैं कि जो एग्जैक्टली उस तरह के होते नहीं है बट दिखते हैं कि हाँ ये लॉज इस तरह से बहुत ही ज़्यादा वाइड हैं, ब्रॉड हैं या फिर गुड टू गो हैं. Economic laws or statements of economic tendencies are those social laws which relate to branches of conduct in which the strength of the motives concerned can be measured by money price. Now, Alfred Marshall ने ये एक statement दी थी कि economic laws या statements जो economic tendencies की होती है वो उस तरह के सोशल लॉ से कंसर्न है जो रिलेट करते हैं बाकी सारे जितने भी ब्रांचेस हैं ऑफ इकोनॉमिक्स, उस चीज़ से रिलेट करते हैं, जो कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो एक स्ट्रेंथ होती है ब्रांचेस ऑफ द मोटिव्स कंसर्न्ड दैट कैन बी मेजर्ड. दे आर वैलिड विद द क्वालिफाइंग फ्रेज सेटरीज पेरिबस, which means other things being equal. The law of demand states that law of demand क्या स्टेट करता है कि अगर प्राइस राइज होता है राइट तो डिमांड उसका जो कमोडिटी की डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, दैट इज ऑफ कोर्स द प्राइस इज राइजिंग सो डिमांड बिकम्स लेस. इकोनॉमिक लॉज आर नॉट परमानेंट. इकोनॉमिक लॉज परमानेंट नहीं होते हैं, एवर लास्टिंग नहीं होते, क्योंकि वो एक सोशल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को लेते हुए बनाए जाते हैं, उसको देखते हुए बनाए जाते हैं कोई भी इकोनॉमिक लॉज. अब क्या मेथड्स होते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के? हमने ये क्या पढ़ा था अभी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एनालिसिस? किसी भी एक जगह की इकोनॉमी को एनालाइज करना इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. नाउ हियर आर द मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. Now there are two methods of economic analysis. One is deduction method and one is induction method. किस तरह से हमको पता चल जाता है कि economic analysis is happening? So the deductive method is also called the abstract, analytical or prior method. It consists of three important stages: observation, logical reasoning and inference and testing by means of further observations. डिडक्शन मेथड में जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का काम है उतना ज़्यादा और किसी चीज़ का काम नहीं है. सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है वो ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग और टेस्टिंग से होता है. तो सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स हाइपोथेसिस which are tested and verified with relevance to facts and figures and then draw the valid economic laws. सबसे पहले ये एक हाइपोथेसिस देती है जिस चीज़ को टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस को, और उसके बाद उस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है विद रेलेवेंस टू फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड देन वी ड्रॉ वैलिड इकोनॉमिक लॉज. उसके बाद ही वैलिड इकोनॉमिक लॉज को. Alright, so let us have a look at an example that is going to give you a little more idea about economic analysis. This is a survey which was conducted in the year 2009 and it is of course the economic analysis of different companies like Amazon, Microsoft, etc. So let's have a look at it.
Alright, so you just saw an example of economic analysis. Now let us find out the merits of the method which we just studied, and the method was deduction method. So it is सिंपल एंड वेरी लॉजिकल मेथड, विच मीन्स इसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मेथड है, राइट एंड एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल मेथड है, विच मीन्स कि आपको हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी इकोनॉमी में हैं, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्लान्स हैं, उसको आप स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और उसके बाद यू आर सिंपली लेटिंग डाउन the economic analysis. Now it does away with the need for experimentation, and it leads to accuracy in generalization due to logical reasoning. And just because of the method of logical reasoning, this particular method leads to the accuracy. इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा accurate results आपको मिल सकते हैं deduction method से. जहाँ पर डिडक्शन मेथड्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर डिडक्शन मेथड्स के बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इफ़ एजम्पशंस मेड आर रॉन्ग, कि इसमें जो कि ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है इसके अंदर एनालिसिस, कई बार क्या होता है कि जो एजम्पशंस बनाए गए हैं ऑब्जर्वेशन के बाद वो कई बार गलत भी होते हैं. अगर वो गलत हो जाते हैं, सो जनरलाइजेशंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग एजम्पशंस विल ऑल्सो बी इनवैलिडेटेड. और जिस तरह से जनरलाइजेशंस बनाई गई हैं रॉन्ग एजम्पशंस को लेकर, वो इनवैलिडेटेड भी हो सकती हैं. सेकेंड इज दैट देयर इज टू मच एब्स्ट्रैक्शन एंड इकोनॉमिस्ट्स थ्रू देयर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज गिव राइज टू ओनली इंटेलेक्चुअल टॉयज विदाउट एनी रियलिटी. जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेज होती हैं इकोनॉमिस्ट्स के पास, अगर वो डिडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक इंटेलेक्चुअल टॉयज़ को ही यूज़ करते हैं, विच मीन्स इट इज़ नॉट अ वेरी रियलिस्टिक मेथड, इट इज़ अ वेरी hypothetical method, and it involves all the intellectual toys with the economists. Generalizations of deduction based on wrong premises may be dangerous and disastrous result. Now generalizations जो base की गई है, जो ज़्यादातर हमारे generalizations of deduction based on wrong premises may become dangerous, and disastrous results will follow when government frame policies on such premises. Next method is induction method. The inductive method is also known as the एम्पिरिकल मेथड. इंडक्टिव मेथड को हम एम्पिरिकल मेथड भी कहते हैं. इट डिराइव्स इकोनॉमिक जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक जनरलाइजेशन निकाला जाता है इसमें, और जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, जितने भी ज़्यादा जनरल जो भी देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद ने एक्सपीरियंस किया है, सो इट्स बेसिकली अ सर्वे काइंड ऑफ अ मेथड. और इसके अंदर जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसकी रेफरेंस में इकोनॉमिक फिनोमेना बनाया जाता है, और फाइनली जितनी भी जनरलाइजेशंस आई हैं उसको कलेक्ट करके एक डेटा इन्वेंट किया जाता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर. इंडक्शन इज़ डन बाय आइदर एक्सपेरिमेंटेशन और द स्टैटिस्टिकल अप्रोच. इंडक्शन कैसे होती है, या तो ऑब्जर्वेशन से या तो किसी स्टैटिस्टिकल अप्रोच से होती है. ज़्यादातर इसको एक एक्सपेरिमेंटेशन मेथड भी कहा जाता है, तो इसको सर्टनली हम इंडक्शन मेथड कहते हैं. अब इंडक्शन मेथड के मेरिट्स क्या हैं? इंडक्शन मेथड लीड्स टू प्रिसाइज मेजरेबल कंक्लूजन्स. इसके अंदर इस मेथड को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और मेजरेबल कंक्लूजन्स निकलती हैं, एकदम अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स निकलती हैं, एनालिसिस एकदम करेक्ट होता है. इट इज़ हाईली प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक. ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है. डिडक्शन मेथड रियलिस्टिक मेथड नहीं है, लेकिन इंडक्शन मेथड इज़ अ वेरी रियलिस्टिक मेथड. And induction method of analysis is also helpful in verifying the conclusions of the deductive method. In fact ये वाला मेथड आप ने जो conclusions निकाली है, जो आपने एनालिसिस किया है डिडक्टिव मेथड को यूज़ करके, उसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये वाला मेथड अगेन इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड अ वेरी suitable method because it's very realistic and it's a very practical method. It emphasizes relatively of economic laws which are valid only under certain conditions and circumstances. ये एक रिलेटिव इकोनॉमिक लॉज को बिलोंग करता है, जो कि इकोनॉमिक लॉज वैलिड हैं under certain conditions and circumstances. At the same time, induction method also has some demerits.
there is an underlying risk of drawing false and hurried conclusions from inadequate data and facts. अगर आपके पास जो डेटा है वो कम है और अच्छे से नहीं है, तो इसमें हो सकता है कि आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो कंक्लूजन्स है वो ना भी निकाल पाएँ. अगर आप बहुत जल्दी में कर रहे हैं हरिड कंक्लूजन्स निकालने के केस में, जब तक आपके पास डाटा इक्विप नहीं होगा, जब तक आपके पास अप्रोप्रिएट डाटा नहीं होगा, फैक्ट्स नहीं होंगे, तब तक आपकी जो कंक्लूजन है वो ठीक नहीं आएगी. द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स इन इटसेल्फ इज़ नो ईजी वर्क. और जो डेटा को कलेक्ट करना और फैक्ट्स को कलेक्ट करना एक ईजी काम नहीं है. उसके लिए एक और अप्रोच यूज़ की जाती है, एंड दैट इज़ द सर्वे एंड रिसर्च अप्रोच, विच इज़ ऑफ कोर्स one step before the economic analysis method. Now microeconomic analysis किस तरह से होती है? In microeconomic analysis we study the economic behavior of an individual, firm or industry in the national economy. Microeconomic method में हम एक इंडिविजुअल का या फिर एक कंपनी का या फिर एक इंडस्ट्री का बिहेवियर स्टडी करते हैं जो भी नेशनल इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, और हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं इसके अंदर. वी मेनली स्टडी 3 चीज़ें हैं जो हम इन चीज़ों को, कंपनी को, इंडस्ट्री को या इंडिविजुअल को स्टडी करने के टाइम देखते हैं. दैट इज़ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड इज़ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थर्ड इज़ फैक्टर प्राइसिंग. फोर्थ इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पीपल एंड स्टडी ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्री. It deals with the analysis of small individual units of the economy such as individual consumers, firms and small groups of individual units such as various industries and markets. Micro इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होता है, ये इंडिविजुअल्स को ज़्यादा स्टडी करने में, जो स्मॉल ग्रुप्स में स्टडी करने में बिलीव करते हैं. इस एनालिसिस में इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड स्मॉल ग्रुप्स. ऑलराइट, नाउ in macroeconomic analysis, the study of aggregates, hence aggregative economic, and it is the analysis of the entire economic system, the overall conditions of an economy like total investment and total production को, जितना टोटल इन्वेस्टमेंट लगा एक पर्टिकुलर फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन को, उसको स्टडी करता है. एंड जो टोटल प्रोडक्शन है, जो टोटल आउटपुट है उसको स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मेथड इंक्लूड्स नेशनल इनकम एंड आउटपुट, general price level, balance of trade and payments, external value of money, saving and investment, and employment and economic growth. Now that you have studied the economic analysis, I'm sure you will be able to do these questions yourself. Answer the questions. What is deductive method? What are its merits and demerits? And what is macroeconomic analysis? And how it differs from microeconomic analysis. That's all we have for this session. Happy learning with We Learn. Thank you.